हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और करंट से रिलेटेड एक इशू है जो हाल फिलहाल में भी चर्चा का विषय रहा। वन नेशन वन इलेक्शन आज हम लोग बात करेंगे। ये चर्चा में था, पहले से भी था और अभी फिर इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा है कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है। और उसके साथ साथ अब ये देखना होगा कि इसके आगे की राह इसमें क्या होगी। कैबिनेट ने इसको वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, तो इसके बारे में कंप्लीट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और प्री और मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव्स आपको जानेंगे कि बीइंग एक सिविल सर्वेंट आपको इसमें से कितनी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम इसको पहले सेशन को डिवाइड करेंगे। पहले तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो इसके सारे पॉइंट्स के फॉर्म में होंगे उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और जो फैक्ट्स होंगे वो आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके साथ साथ कि इसमें जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक प्रश्न हम लेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से और उस पर क्या एक कंक्रीट उसका आंसर हो सकता है, उस आंसर को भी कंप्लीट देखेंगे। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरीके से सेशन में आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहला अपना और देखेंगे कि क्या इसमें पॉइंट है। ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स को देखते चलिएगा और समझते चलिएगा कि पूरा मामला क्या है। तो हाल फिलहाल में भी देखेंगे रामनाथ कोविंद की उसमें अध्यक्षता में एक समिति थी। इस समिति ने अपना क्या किया है, रिपोर्ट सौंपा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखेंगे तो 2 सितंबर 2023, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे जो प्रेसिडेंट अपने रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने इस साल 14 मार्च को राष्ट्रपति को अपना जो है रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में इस समय क्या क्या बातें कही गई वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे लगभग 191 दिनों तक कई विशेषज्ञ और राजनीतिक दलों के साथ जो चर्चा करने के बाद से ये बात समझ में आई है कि लगभग इतने एक होता है ना डॉक्यूमेंट, इतने पन्ने का बना, लगभग 18 पन्ने से उतना नहीं है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसमें क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आई कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर, ठीक है, 2029 करने का सुझाव दिया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कि सभी राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 करने का सुझाव दिया गया है। और उसके साथ एक क्या सुझाव दिया गया है कि अगले लोकसभा चुनाव के साथ इस चुनाव को कराया जाए। ठीक है, जो अगला लोकसभा चुनाव है उसके साथ इस चुनाव को कराया जाए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें इस कमेटी के रिकमेंडेशन में बताई गई हैं। उसके साथ साथ ही इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो सकते हैं कि क्या होगा जब एक साथ चुनाव होगा तो उसके फायदे क्या क्या कमेटी ने बताए हैं। इसमें बताया गया कि चुनाव पर जो होने वाला करोड़ों का खर्च है उसमें कमी आएगी, पहली चीज़। दूसरा, बार बार चुनाव कराने की जटिलता से मुक्ति मिलेगी। प्रशासन चुनाव की जगह विकास पर दे सकेगा। ठीक है, विकास पर फोकस करेगा, चुनाव की जगह ध्यान देने की बात आएगी। बार बार आचार संहिता से असर पड़ता है और काले धन पर लगाम लगेगा। इतनी बातें देखिए, ये बातें कोई अपनी तरफ से नहीं बताई गई हैं, आपको सिर्फ वही बातें वहाँ बतानी है जो आपको कोई एक कमेटी रिकमेंड की है। तो कमेटी के रिकमेंडेशन है वो बातें वहाँ पे आपके सामने रखी जा रही हैं। आपका इस पर क्या पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल भी वो अलग हो सकता है कि नहीं इसकी ये फ़ायदे ये नुकसान है। ठीक है, उस पर नहीं जाना है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कमेटी का नाम याद रखना है और कमेटी के नाम क्या के साथ साथ उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन वो पॉइंट्स याद रखनी है। फिर मेंस में क्या इस तरह के प्रश्न बनेंगे अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिएगा 32 राजनीतिक दलों का इसमें समर्थन मिला है। कितने? 32 राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। इसमें बात करें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर अब 62 पार्टियों से संपर्क किया था। लगभग 62 पार्टियों से इन्होंने बात किया जिसमें 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने विचार का समर्थन किया, 15 ने इसका विरोध किया, 15 पार्टियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये तो रहा कि किस तरीके से इस कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाया गया। हम बात करेंगे अगले पॉइंट में। तो देखेंगे देश में 2 चरण में चुनाव कराने का इन्होंने सुझाव दिया है। ठीक है, 2 स्टेजेस में चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है और इसमें क्या बातें कही गई हैं। पहले चरण में ये कह रहे हैं कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराइए और दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी हम देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रोसेस है, इसका किस तरीके से बताया गया है। तो इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि पहला चरण में बताया जा रहा है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव कराइए। उसके बाद से दूसरे चरण में कहा जा रहा है कि 100 दिन के अंदर ही निकाय के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उनको करा लीजिए। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग एक वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। ठीक है, उसके साथ सुरक्षा बल प्रशासनिक जो भी कर्मचारी हैं वो अपना एडवांस में प्लानिंग करने की सिफारिश की गई कि अपना वो पहले से सारी चीज़ें करके तैयार रखे चुनाव आयोग। रिपोर्ट में बात करें तो हंग असेंबली और अविश्वासता जो प्रस्ताव की स्थिति को लेकर भी सुझाव दिए गए। तो ये सब सारी बातें क्या हुई हैं इसमें निकल के सामने आई हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको किससे रिलेटेड से, प्रीलिम्स से रिगार्डिंग जितने पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया, क्या था, कैसे समिति बनी, ठीक है, और क्या क्या इसमें चीज़ें रहीं।
तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे जो सबसे चर्चित प्रश्न होगा कि एक राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित समिति कौन सी है, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद, केलकर समिति, तेंदुलकर समिति या भागवती समिति। तभी हम लोगों ने देखा कौन सी समिति है, रामनाथ कोविंद की एक समिति है और वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित इन्होंने अपने सारी रिपोर्ट को क्या किया, प्रस्तुत किया। तो यहाँ तक तो हो गया साथियों। देखेंगे हम कि वन नेशन वन इलेक्शन के जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बिना इधर उधर बात को घुमाए, ठीक है, जो आपका एक कंक्रीट चीज़ें थी कि क्या कैसे यहाँ पे हो सकता है, वो सारी बातें आपको हमने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से इस पर क्या प्रश्न बनेगा और उस प्रश्न को लेके किस तरीके से एक अच्छा उत्तर लिखा जाए एक बैलेंस वे में, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेंस के क्वेश्चंस को। प्रश्न जो है कह रहा है कि भारत में हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा का विषय रहा। ऐसे प्रणाली को लागू करने के बाद जो संभावित लाभ हो सकते हैं और हानि हो सकते हैं उस पर चर्चा कीजिए 250 शब्द में। ये आपके समान अध्ययन पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पॉलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एक देश एक चुनाव, ठीक है। काफ़ी चर्चा में रहा और इस पर कमेटी भी गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं और इससे पहले आपको बता दें कि आप लोग जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, वहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग करके कॉपी भेजिए और वहाँ पे आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करके दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, इसके उत्तर की बात करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले होगा कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, ठीक है, उस एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या क्या उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद से एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या क्या लाभ हैं उस लाभ को बताएंगे, उससे हानि क्या हो सकती है और भविष्य में क्या इसकी संभावना है, किस तरीके से इसको लागू किया जाता है। देन फाइनल अपना क्या होगा, कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो यही सारा अपना पहले अप्रोच है। इस तरीके से पहले समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को। देखिए दृष्टिकोण में क्या है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को पहले परिभाषित करेंगे, ये आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। आंसर आपका परिचय से शुरू होगा, ठीक है। उत्तर की शुरुआत कर देंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ पर प्रकाश डालेंगे, यानी कि इसके क्या क्या लाभ है उसको बताएंगे। उसके बाद से देखेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान है, ठीक है। इसके एक चुनाव साथ जब होगी तो उसके नुकसान पे क्या क्या हो सकता है उससे बात करेंगे। उसके बाद से इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना क्वेश्चन का आंसर जो परिचय से, ठीक है। परिचय में क्या है, परिचय में हम देखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के अंतर्गत देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराना शामिल है। यानी जो एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा है इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या होगा, एक साथ लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव, सारे चुनाव क्या हो जाएंगे, सब एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। जो अभी तक अलग अलग होते आ रहे हैं, लोकसभा का अलग होते हैं और हर एक राज्य में जो अपने अलग अलग समय पर होते हैं, तो वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी। क्या हो जाएगा, एक साथ में सारे चुनाव एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद से इसमें क्या एक पॉइंट है कि हाल ही में इस अवधारणा पर व्यापक रूप से चर्चा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 2023 में एक साथ चुनाव पर एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इस समिति की स्थापना की गई है उच्च स्तरीय, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में इस पर एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद से इस पर आगे की चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस पर हाल फिलहाल में काफ़ी मुद्दा चर्चा में रहा। इसके मुख्य भाग में देखेंगे एक साथ चुनाव कराने से जो है आंसर की एक साथ चुनाव कराने से संभावित लाभ और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या लाभ होंगे एक साथ जो मुख्य चुनाव होगा एक साथ होंगे तो क्या क्या लाभ होंगे। इससे पहले उस सारे पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद से क्या क्या इसके नुकसान है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला अगर लाभ की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि लागत की प्रभावशीलता, ठीक है, यानी जो लागत है वो उस पर किस तरीके से असर करेगा। तो आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो मात्र लोकसभा के आम चुनाव कराने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप देखेंगे सिर्फ लोकसभा चुनाव कराने की जब बात आती है तो उस पर कितने की लागत है, 4000 करोड़ की। और अलग अलग अंतराल पर कई चुनाव कराने से कुल व्यय में काफ़ी वृद्धि होती है। साथ साथ आप देखेंगे तो फिर विधानसभा का चुनाव है जो भारत के पूरे अलग अलग स्टेट है, उसमें फिर निकाय स्थानीय निकाय चुनाव है। तो ये एक आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है कि लगभग कितने 4000 करोड़ रुपए का सिर्फ लोकसभा में आ रहा है खर्च, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार और राजनीतिक दलों के लिए लागत में महत्वपूर्ण बचत हो सकती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि संसाधनों का कुशल उपयोग। इसमें क्या होगा कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो देखिए एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक मशीनरी, अर्धसैनिक बलों और चुनाव कराने के लिए आवश्यक अन्य संसाधनों की तैनाती में सुधार होगा। यानी ये कब बताया जा रहा है इसके लाभ में कि जब एक साथ चुनाव होगा तो उसके संसाधनों का कुशल उपयोग होगा। जो भी संसाधन है हमारे जैसे अर्धसैनिक बल है, प्रशासनिक मशीनरी है, जो भी यानी प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, इन सब का क्या होगा एक बहुत अच्छे तरीके से उपयोग हो पाएगा, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है किसमें, इसके लाभ में। अगला पॉइंट देखेंगे कि इससे बार बार जो
बार बार होने वाले चुनावों के कारण शासन और प्रशासनिक दक्षता में होने वाले व्यवधानों को रोका जा सकता है। यानी जैसे हमारे जब भी चुनाव आती है तो बहुत सारे टीचर्स हो गए हैं, अदर जो भी कर्मचारी हैं जो दूसरे विभाग में कार्यरत हैं, उन सब का क्या होता है कि यहाँ पे ड्यूटी लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा कि अन्य व्यवधान जो प्रशासनिक एफिशिएंसी कम करती है उतने दिनों के लिए, 2 महीने 3 महीने अगर चुनाव चल रहा है, जैसे कि अभी हम लोकसभा का चुनाव देखें तो ये भी 2 से 3 महीने लगभग चला। तो इसमें क्या होता है कि ये सब बाकी चीज़ों को क्या करेगा, उसको रोकेगा, है ना, कि जो अपने काम पे लगे रहेंगे, बार बार ऐसा नहीं होगा। जबकि ये हर बार विधानसभा चुनाव में अलग और लोकल चुनाव में अलग सब चीज़ें होती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि प्रचार मोड, ठीक है, में कमी, यानी कैंपेन मोड है। यानी जब भी अगर देखेंगे वर्तमान प्रणाली में तहत राजनीतिक दल और नेता निरंतर चुनाव होने के कारण प्रचार मोड में, जिससे नीति निर्माण और शासन में बाधा उत्पन्न, ये सबसे ज़्यादा एक फ़ायदे वाली चीज़ दिख रही है। क्योंकि जब भी कोई चुनाव आता है, जैसे मान लीजिए स्टेट का है, तो ठीक है, तो जो भी पार्टी लड़ रही है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए, तो बहुत दिनों तक मान लीजिए अलग अलग स्टेट में चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर रैलियाँ करना, जो भी मंत्री हैं उन लोग का इन्वॉल्वमेंट, तो इस तरीके से क्या होगा कि लोग मैक्सिमम टाइम क्या आते हैं, प्रचार को में उनका समय चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत हद तक जो है जो नीति निर्माण है उससे शासन में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। एक साथ अगर चुनाव होंगे तो एक साथ चुनाव होने से चुनावी व्यवधानों के बिना अपेक्षाकृत लंबे समय तक स्थिर शासन मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब एक साथ ये चुनाव होंगे, है ना, हो जाएंगे, तो बहुत हद तक ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जो जहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा है वहाँ पर अपनी ड्यूटी करेगा। प्रचार मोड को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें दिखाई नहीं देंगी। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि सामाजिक सामंजस्य। ठीक है, सामाजिक सामंजस्य, प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में होने वाले उच्च दाव वाले चुनाव के कारण प्राय राजनीतिक दलों द्वारा ध्रुवीकरण अभियान चलाए जाते हैं, जिससे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर क्या बढ़ता है, सामाजिक विभाजन बढ़ता है। यानी एक पॉइंट यहाँ पे क्या डिस्कस, काफ़ी अच्छा पॉइंट, इस पॉइंट को कई जगह आप यूज कर सकते हैं। जिससे मान लीजिए कि जो सामाजिक सामंजस्यता है, समरसता है, भावना है ना, उसको क्या होता है कि जब हर बार चुनाव होता है तो लोग अलग अलग चीज़ तरीके से, चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है, सारे पार्टी अपने अपने तरीके से चीज़ें करते हैं। कोई किसी चीज़ का डर दिखाता है, कोई किसी चीज़ का डर दिखाता है। तो ये क्या होता है, बार बार से क्या होता है, ध्रुवीकरण बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कभी इस स्टेट के चुनाव में ऐसे होता है, कभी वहाँ के चुनाव में ऐसे होता है। तो इससे ये होगा कि ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ठीक है, और एक साथ चुनाव कराने से जी के जो संभावित रूप से ऐसे विभाजनकारी अभियानों की आवृत्ति कम हो जाएगी, जिससे सामाजिक सामंजस्यता को बढ़ावा मिलेगा। बार बार चुनाव नहीं होगा तो बार बार ये लोग चुनाव जीतने के लिए अब विभिन्न तरह के हथकंडे ये लोग नहीं अपनाएंगे, जो अलग अलग तरह के लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें में थोड़ी सी कमी होगी। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास कि मतदाताओं की भ्रांति का निवारण। ये क्या कह रहा है कि मतदाताओं की भ्रांति के बार बार चुनाव होने से मतदाता भ्रांति महसूस करते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से मतदान में कमी आ सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम हो सकती है। इतनी जल्दी अगर चुनाव, सपोज कि मान लीजिए एक बार चुनाव हो रहा है, तो जो थोड़ा बाहर भी है उनको लगता है कि नहीं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी मान लीजिए लोकसभा चुनाव कर दिया, फिर अभी विधानसभा चुनाव आ जाए, ठीक है, फिर लोकल लेवल पर चुनाव आ जाए, तो इस तरह से चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक साथ चुनाव कराने से समस्या को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे मतदाताओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकता है। अब बात करेंगे इसमें कि क्या क्या इससे हानि है। अभी तो हमने लाभ देख रहे थे इसके पहले कि जो भी इसके लाभ है उसको लाभ को देखा। अब हानि देखिए कि एक साथ चुनाव कराने क्या क्या हानि हो सकते हैं। पहला कि संघीय सिद्धांतों पर समझौता। ये क्या है कि भारत एक विविधतापूर्ण संघीय देश है, जिसके राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे हैं। ठीक है, ये जो संघीय प्रणाली है भारत का और विविधताओं से भरा है, तो यहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं। और एक साथ चुनाव कराने से क्या होगा, एक साथ चुनाव कराने से विशिष्ट चिंताएं खत्म हो सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों के मुकाबले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को फायदा मिल सकता है, जिससे सरकार संघीय ढांचा कमजोर पड़ सकता है। एक कमी ये बताई जाती है कि जैसे मान लीजिए एक साथ चुनाव कराया जाए तो बहुत सारी छोटी पार्टियाँ तो लड़ नहीं सकती, छोटे छोटे राजनीतिक दल, उनका तो करियर खत्म हो जाएगा। और जो छोटे स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं इसमें विलीन हो जाएंगे, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक डर ये बना रहेगा कि जो भारत का संघीय ढांचा है वो कमज़ोर पड़ सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि शायद यह इतना लागत प्रभावी न हो। चुनाव आयोग के विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि 5 वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव कराने की लागत प्रति मतदाता प्रतिवर्ष 10 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो जितना भी बताया जा रहा है कि इतने इतने खर्च आ रहा है, तो प्रति हिसाब से देखा जाए तो 10 रुपये को एक अनुमान बताया गया है। तो इसलिए इस चीज़ को करने के लिए अल्पावधि में एक साथ चुनाव कराने से ईवीएम और वीवीपैट की बहुत बड़ी संख्या में तैनाती की
लागत बढ़ जाएगी। यानी अगर आप देखें तो एक साथ जब चुनाव होगा तो एक ही समय में बहुत ही कम समय में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला इसमें संवैधानिक चुनौतियाँ क्या क्या हैं उसको थोड़ा ध्यान में देखते हैं। संवैधानिक चुनौतियाँ क्या आएंगी? न्यायमूर्ति BS चौहान के नेतृत्व में विधि आयोग ने रिपोर्ट दी कि मौजूदा संवैधानिक ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ संवैधानिक बदलाव भी लाने पड़ेंगे। वो संवैधानिक बदलाव क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट विधि आयोग की रिपोर्ट है, क्योंकि जो वर्तमान ढांचा है उसके अंतर्गत तो हो नहीं सकता, तो क्या क्या संशोधन होंगे उसको देखते हैं। अब देखिए संशोधन में क्या क्या होगा। एक साथ चुनाव लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। यानी जो पहले का ढांचा है वो तो मान लीजिए एक साथ का नहीं है, तो विशेष रूप से किस किस आर्टिकल में देखेंगे, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, 172, 174 और 356 में जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि और विघटन से संबंधित है, इन सब में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर जब लागू होता है तो लागू करने से पहले सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से संशोधनों का संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सारे संशोधन हो जाएंगे तो बाकी आने वाली सरकारें किस तरीके से चलेंगी, है ना, क्योंकि एक बार तो जीत को चलेगी फिर अलग अलग स्टेट में उनका ही पूरा दबदबा रहेगा। तो ये बहुत सारे उसके प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं। अगला क्या इसके देखेंगे हानि में क्या है कि अगला पॉइंट हमारे पास कि प्रणालीगत विफलताओं के प्रति संवेदनशीलता। इसमें क्या बताया जा रहा है कि वर्तमान प्रणाली में यदि किसी राज्य क्षेत्र को चुनाव के दौरान रसद या सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो शेष राज्य, ठीक है, प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब इसके साथ क्या होगा, अगर देखेंगे कि अगर ऐसा यहाँ पर हो जाता है, हालांकि एक साथ चुनाव कराने के स्थिति कोई महत्वपूर्ण प्रणालीगत विफलता व्यवधान अगर आता है तो संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया खतरे में आ सकती है, जिससे प्रणाली के लचीलेपन से संबंधित चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। एक पॉइंट यहाँ पे क्या है ये कि अगर मान लीजिए सभी चुनाव होता है तो कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो उस हिस्से को थोड़ा सा रद्द मान लिया जाता है। अगर एक साथ पूरे चुनाव हो इसमें कोई गड़बड़ी आए तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ जाएगा और इसको मैनेज करना कहाँ भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये था दोस्तों सारा इसके जो क्या कहते हैं हानि से रिलेटेड 2-3 पॉइंट। पहले एक पॉइंट तो ये विफलताओं के कारण था, ठीक है, संवैधानिक चुनौतियाँ, है ना, और ये जो लागत है उसके बारे में, संघीय समझौता के बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एक निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष में हम देखेंगे तो इसके निष्कर्ष में बात करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए। तो निष्कर्ष देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने का कोई भी निर्णय सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक साथ चुनाव के संभावित लाभों को प्राप्त करते हुए संघवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक औचित्य के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। इसका मतलब कि जो भी एक राष्ट्र एक चुनाव है इसको इतने अच्छे तरीके से व्यापक परामर्श पे इसको समझने बूझने के बाद डिस्कशन करने के बाद लागू करना चाहिए ताकि इसके जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भुनाया जा सके और भारत की जो संघवाद और लोकतंत्र संवैधानिक औचित्य है वो सिद्धांत बरकरार रहें। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों जो आज हमने प्रश्न डिस्कस किया। GS पेपर 2 का राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड था कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विषय कैसा है, प्रणाली में क्या क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, हानि हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और ये पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए। ठीक है, जो अपना पढ़ रहा है उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। हाँ, मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त आप इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये और बता दें दोस्तों जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट पार्ट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है।
तो यहाँ से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है। इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।